हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो कल तक हमने 25 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज हम 26वां क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलो 26 क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। पश्चात संगीत में सामान्यतः जिन स्वरों पर बल नहीं होता उन पर बल देकर गति वैचित्र्य उत्पन्न करने को कहते हैं टर्न, मॉर्डेन, सिकोपेशन या डी ट्रेल। तो इसका सही आंसर है सी, सिकोपेशन। इसका सही आंसर है सिंकोपेशन। ठीक है। पश्चात संगीत में सामान्यतः स्वरों पे बल देने को सिकोपेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। भद्र, नंद, गात्रवर्ण और त्रिवर्ण किससे संबंधित है? ए वीणा, बी मूर्छना, सी ग्राम या डी ताल मिश्र अलंकार। तो सही आंसर है इसका डी, ताल मिश्रित अलंकार से ये संबंधित है। भद्र, नंद, गात्रवर्ण और त्रिवर्ण ये ताल मिश्र अलंकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28, ये आपको कुट दे रखे हैं, सही कुट को चुनिए। ए है अभिकथन ए, यदि सा को आंदोलन संख्या 240 है तो प की आंदोलन संख्या 360 होगी। तर्क आर, पंचम को अचल स्वर माना गया है। अंत सा की आंदोलन संख्या बदल देने पर भी पंचम की आंदोलन संख्या 360 ही रहेगी। चलो इसके कुट देख लेते हैं हम। इसको अच्छे से देख लिया आपने, कुट देखते हैं इसके। तो ये रहा आपका कुट। ए सही है परंतु आर गलत है। ए तथा आर दोनों सही है। ए गलत है, आर सही है, या डी ए तथा आर दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है ए, ए सही है और आर गलत है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सी ताल विषम पदी नहीं है? ए झपताल, बी झुमरा, सी एक ताल या डी दीपचंदी। तो इसका सही आंसर है सी, एक ताल जो है वो विषम पदी नहीं है, समपदी है। आप जानते ही है इसमें दो दो करके होता है। एक ताल हो गया धिन धिन धागे त्रिके तू ना कत्ता धागे त्रिके धीना धिन, दो दो करके इसमें विभाग बनते हैं। चलो थोड़ा पढ़ते हैं इसे हम। एक ताल विषमवादी ताल के अंतर्गत आता है। एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। 6 विभाग, हर विभाग में 2 मात्राएं होती हैं तथा ताली है इसमें 1, 5, 9, 11 तथा 3 तथा 7 पर खाली पड़ती है। इसके जो बोल हैं, धिन धिन धागे त्रिकिट तू ना कत्ता धागे त्रिकिट धी ना धिन। ठीक है, ये इसके बोल हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये सूची दे रखी है आपको, थोड़ा इसे छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए आप, और एक तरफ देखिए क्या दिया हुआ है, एक तरफ स्वर एक तरफ वर्ण। ए अंतर्गंधार, बी रेधा, सी सामप, डी गनी। एक तरफ वर्ण दे रखे हैं क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर है
इसका सही आंसर डी है। ठीक है, अब कैसे, चलो मिलाते हैं। देखिए, जो ए का होगा 2, अंतर्गंधार को कहा जाता है शूद्र, और बी का हो जाएगा 1, रेधा को क्षत्रिय कहा जाता है, सी को कहा जाता है 4, सामप को ब्राह्मण कहा जाता है, और गनी को वैश्य कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे भी देखिए एक्सप्लेन कर रखा है, अंतर्गंधार शुद्ध, रेधा क्षेत्रीय, सामप ब्राह्मण, गनी वैश्य की संज्ञा संगीत रत्नाकार में दी गई है। ठीक है, ये संगीत रत्नाकार में दिया गया है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रस सिद्धांत का अनुमितिवाद के रूप में निरूपण किया है? अनुमितिवाद, ऑप्शन नीचे आपको दे रखे हैं। ए भट्ट शंकुक, बी अभिनव गुप्त, सी भट्ट नायक, डी भट्ट तौत। ये होता है ना, ये कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। इसका सही आंसर है ए भट्ट शकूक, भट्ट शकूक है इनका नाम। इतने डिफिकल्ट नाम होते हैं। रस सिद्धांत भारतीय संस्कृति एवं चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। रस के स्वरूप को आनंद में बताते हुए उपनिषद में रस हैवाय लब्धवाण्य नंदिनी भवती कहा है। आचार्य शंकुक को अनुमितिवाद वाद का निरूपण किया है। अभिनव गुप्त को अभिव्यक्तिवाद से, और भट्ट नानक की मुक्तिवाद से, भट्ट लोलाट को उत्पत्तिवाद का जनक कहा गया है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने बता रखा है, और ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि आप देखिए, आचार्य शंकुक को अनुमतिवाद कहा गया है, और अभिनव गुप्त को ये बहुत पूछा जाता है, अभिनव गुप्त वाला, अभिनव गुप्त को कहा जाता है अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है, नाम ही से पता चल रहा है। अब भट्ट नानक को याद रखना, मुक्तिवाद कहा जाता है, और भट्ट लोलट को कहा जाता है उत्पत्तिवाद। ठीक है, तो ये था, क्या कहा जाता है, जनक माना जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, नाट्य शास्त्र के अनुसार निर्गीत ध्रुवाओं को नाट्य के किस भाग में गाए जाने का निर्देशक है? ए पूर्व रंग, बी उत्तर रंग, सी मुख्य रंग, या डी बहुरंग। तो इसका सही आंसर है देख लीजिए आप एक बार, इसका सही आंसर ये रहा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। 32वां अध्याय में ध्रुवा नाट्य के बारे में बताया गया है। निर्गीत ध्रुवाओं को पूर्व रंग में गाया जाता है, तो इसका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुम्मिलित नहीं है? ए सासा अंतराल, बी कोमा, सी लघु अर्ध स्वर, डी लीमा। इधर सरवट दे रखा है, तो 301 सेवाट, 5 सेवाट, 21 सेवाट और 23 सेवाट। तो इसका सही आंसर है सी। ये जो है ये सही नहीं है, लघु अर्ध स्वर 21 सेवट नहीं होगा। सासा से होगा
301 सेवट से, कोमा 5 सेवट से, लीमा 23 सेवट से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34। ध्रुपद में निम्नलिखित में से कौन से तत्व पाए जाते हैं? गमक, मीड, मोरकी या उपज? ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 4। गमक पाया जाता है, मीड पाया जाता है ध्रुपद में, और उपज पाया जाता है। मुर्की नहीं पाई जाती है ध्रुपद में। तो इसका आंसर डी होगा। आइए इसको थोड़ा पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। ध्रुपद गायन में गमक, मीड, उपज का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम ग्रंथ राजा मानसिंह की मान कुतूहल रचना ध्रुपद की शैली पर प्रकाश डालता है। मतलब कि सर्वप्रथम जो है कौन सी बुक पे बताया गया? तो मान कुतूहल में। ठीक है, ध्रुपद की 4 बानियां मानी गई थी: गोबरहार, डागुर, खंडार वे नोहार वानी मानी गई है। ध्रुपद गीत विशेष रूप से तीव्रा, सूलताल, आड़ा, चौताल और रुद्रताल आदि में होता है। ध्रुपद के साथ पखावज या मृदंग की संगत की जाती है। ध्रुपद को 4 अंग होते हैं: उद्ग्राह, ध्रुव, आभोग, अंतरा होता है। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आगे एक कुट और दे रखा है, और ये देखिए, कुट को मैं तो छोटा कर देता हूं जिससे आपको, हाँ ये देखिए पूरा आ गया। क्वेश्चन नंबर ये 35 है। अभिकथन है इसका ए, संगीतिक शैली सादरा के साथ झपताल का प्रयोग किया जाता है। तर्क आर है इसका, सादरा गीत शैली ध्रुपद और ख्याल के बीच का सेतु है। इसका कुट है ए सही है परंतु आर गलत है, बी ए तथा आर दोनों ही सही है, या सी ए गलत है परंतु आर सही है, या डी ए आर दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर है बी, ए आर दोनों ही सही है। थोड़ा पढ़ते हैं इसे। संगीतिक शैली सादरा के साथ झपताल का प्रयोग किया जाता है। सादरा गीत ध्रुपद और ख्याल के बीच गाई जाती है। इसमें कथन और तर्क दोनों ही सही है। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों ही इसका कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। संचाली भाव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? विभाग, अनुभाग, व्यवचारी भाव या डी स्थाई भाव? तो इसका सही आंसर है सी, व्यभिचारी भाव से भी जाना जाता है संचारी भाव को। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव बताए गए हैं। शास्त्रों में कितने बताए गए हैं व्यभिचारी भाव? तो 33 प्रकार के बताए गए हैं। प्राणी के हृदय में स्थायी रूप से रहने वाले भाव अलौकिक राग और द्वेष की क्रियाओं के कारण जगते हैं, तो उनमें व्यभिचारी भाव भी जाता है। व्यभिचारी भाव सौंदर्य चेतना को लेकर प्रकट होता है। व्यभिचारी भाव किसको लेकर प्रकट होता है? तो सौंदर्य चेतना को लेकर प्रकट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो ये है, सुम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दे रखा है ए आलंबन, उत्साह, वाचिक, अंगिका, अंगिक, गर्व, और सूची 2 में अनुभाग, संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव।
इसकी सूची ये है, आपको मिलानी है। तो चलो हो जाइए शुरू। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर होगा सी। ये देखिए, चलिए इसको मिलाते हैं थोड़ा। ए का हो जाएगा 4, तो आलंगबन का विभाग हो जाएगा। फिर बी का हो जाएगा 3, उत्साह का हो जाएगा स्थाई भाव। सी का हो जाएगा 1, वाचिक अंगिक का अनुभव हो जाएगा, अनुभाव हो जाएगा। और गर्भ बचा तो उसका 2 हो जाएगा, संचारी भाव। तो ये हो इसका आंसर सी है। आगे चलते हैं। आलिंगन विभाग से, उत्साह स्थाई भाव से, वर्जिक आंगिका अनुभाव से, गर्भ संचारी भाव से संबंधित है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। पता नहीं गले को क्या हो रखा है। समान लंबाई, मोटाई व खिंचाव के लोहे व पीतल के तार होने पर पीतल के तार की आवृत्ति कितनी होगी? ए समान, बी कम, सी दुगनी या डी 1/2 गुना अधिक। तो इसका सही आंसर है बी होगा। इसका सही आंसर कम होगी, पीतल के तार की आवृत्ति कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39। वाण वीणा में कितनी तंत्रियां हैं? ए 7, बी 22, सी 32, डी 100। सही आंसर है डी। जो वाण वीणा होती है उसमें 100 तारे होती हैं। ठीक है, वाण वीणा 100 तंत्रियां होती हैं। वाण नामक वीणा को सततंत्री वीणा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको जो है वाण नामक की जो वीणा है उसे सततंत्री, मतलब शतक होता है ना, तो 100 तंत्री वीणा के नाम से भी जाना जाता है। इस वीणा का दंड उदंबर अथवा पलाश की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, किसे? उदुम्बर और पलाश की लकड़ी से बनाया जाता है। इसके दंड में 10 छिद्र किए जाते हैं। इसके दंड के अंदर कितने छिद्र किए जाते हैं? तो 10 छिद्र किए जाते हैं। प्रत्येक छिद्र में 10 तारों को बांधा जाता है, इसलिए इसमें 100 तार होते हैं। प्रत्येक लिखा हुआ है, देखिए, प्रत्येक छिद्र में 10 तारों को बांधा जाता है। तो एक तार में 10 बांधा जाता है, तो 10 तार में 100 को बांधा जाता है। तो ये 100 तारों वाला वाद्य कलकत्ता संग्रहालय में कत्यानी वीणा के नाम से रखा गया है। तो कलकत्ता में ये संग्रहालय है और उसे कत्यानी वीणा के नाम से रखा गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40। ऋग्वेद के मंत्र अक्षरों के अतिरिक्त जिन वर्णों का प्रयोग 2 स्वरों या अक्षरों के बीच के खाली स्थान को भरने के लिए किया जाता है उन्हें कहते हैं? ए स्तोभ, बी स्तोभ, सी प्रगाथ या डी तुर्य। तो इसका सही आंसर है बी, स्तोभ कहते हैं।
आइए पढ़ते हैं। ऋग्वेद के मंत्राक्षरों के अतिरिक्त स्तोभ के द्वारा खाली स्थानों को भरा जाता है। ऋग्वेद में गीत के लिए गीर, गातु, गाथा, गायत्र, गीति व साम शब्दों का प्रयोग किया जाता था। इस काल में रचनाएं स्वरावलियों में निबद्ध होने के कारण स्त्रो इस काल में रचनाएं स्वरावली में निबद्ध होने के कारण स्तोत्र कहलाती हैं। गीत प्रबंधों को गाथा कहा जाता है। तो ये था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। गात्र वीणा जानी जाती है ए 3 तारों के लिए, बी काष्ठधार के लिए, सी गूंज के लिए, या डी प्रयुक्त स्वर संकेतों को अंगुलियों के माध्यम से प्रकट करने के लिए। गात्र वीणा के बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ये रहा। गात्र वीणा प्रयुक्त स्वर संकेतों को अंगुलियों के माध्यम से प्रकट करने के लिए जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक हैं हर्बर्ट ए पोपली, बी ए.एच. फॉक्स स्ट्रेवेज, सी बी.एन. भारत खंडे, या डी ई क्लीमेंट्स। तो इसका सही आंसर है ए। इसके जो राइटर हैं, लेखक हैं, हर्बर्ट ए पोपली। आप पोपली नाम से याद रख सकते हैं, हाँ, या हर्बर्ट ए पोपली। चलो थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करते हैं। द म्यूजिक ऑफ इंडियन हर्बर्ट ए पोपले द्वारा लिखा गया है। ठीक है। द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान फॉक्स स्ट्रूवेज अभिनव राग मंजरी संगीत शास्त्र भारत खंडे जी के द्वारा। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन म्यूजिक ई क्लेमेंट्स द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे सभी के बारे में इन्होंने बता दिया है, तो ये भी अच्छा है। अब इसमें एक चीज याद रखने ज्यादा योग्य है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये है ना द म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तानी फॉक्स स्ट्रूवेज, ये ज्यादा याद रखने योग्य है क्योंकि ये भारत खंडे में पूछा जाता है। अभिनव राग मंजरी, तो ये तो सभी को पता होगा, शास्त्र। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। संगीत रत्नाकर के 10 विध राग वर्गीकरण के अनुसार मार्गी व देसी रागों की संख्या बताइए। मार्गी राग है 4 6 3 5, देसी राग 6 4 7 5। तो बी सही है इसका। ठीक है। संगीत रत्नाकर के अनुसार 10 विधि राग वर्गीकरण के अनुसार 10 विधि बोल दिया तो समझ लो 2 चीज को ऐड करने पे आपका आंसर निकलना चाहिए। तो ये ऐड करोगे तो आ जाएगा। और मार्गी जो मानी है 6 मानी है राग, और देसी राग माने हैं 4। ठीक है। तो इसका बी सही होगा। आगे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं।
बी, संगीत रत्नाकर के 10 विधि राग वर्गीकरण में मार्गी व देसी रागों की संख्या 64 मानी गई है। ठीक है, इनमें 264 रागों को 10 वर्ग में वर्गीकृत करके दिया गया है। यही ग्राम राग वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के प्रारंभिक 6 मार्ग और संगीत 4 देसी संगीत है। तो ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि वर्गीकरण में मार्गी व देसी रागों की संख्या कितनी है? रागों की संख्या 64 है। ठीक है, इनमें 200 मार्गी देशी में कितनी है? रागों की संख्या 64। इनमें 264 रागों को 10 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। यही ग्राम राग वर्गीकरण है। यही क्या है? ग्राम राग वर्गीकरण है। इस वर्गीकरण के प्रारंभिक में 6 मार्ग और 4 देशी संगीत हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भिन्न को चुनिए। ए, अभिनव राग मंजरी। बी, श्री मल्ललक्ष्मी संगीतम। सी, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्व ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया। डी, अभिनव गीतांजलि। तो इसमें सही आंसर है डी, इसका सही है, अभिनव गीतांजलि। आइए पढ़ते हैं। अभिनव गीतांजलि रामाश्रय झा रामरंग द्वारा लिखा गया है। अभिनव राग मंजरी, श्री मल्ललक्ष्य संगीतम, ए शॉर्ट हिस्टोरिकल सर्व ऑफ म्यूजिक ऑफ अपर इंडिया, ये तीनों ग्रंथ भारत खंडे जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और बाकी चीज किसके द्वारा लिखा गया है? भारत खंडे जी के द्वारा। ए शॉर्ट हिस्टोरिकल ऑफ म्यूजिक ऑफ इंडिया भारत खंडे जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित ग्रंथों में सुधा कलश रचित ग्रंथ कौन सा है? तो ए है संगीतोपनिषद सरोधार, और बी है सरस्वती हृदय लंकार, सी सेतु, डी संगीत सुधाकर। इतना बड़ा बड़ा दे रखा है इन्होंने। तो इसका सही आंसर है ए, संगीतोपनिषद सरोद्वार। आगे चलो इसको पढ़ते हैं थोड़ा। संगीतोपनिषद सरोद्वार की रचना सुधा कलश द्वारा 1350 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, सुधा कलश जी ने प्रबंधों की संख्या 102 मानी है। इन्होंने, सुधा कलश जी ने कितनी मानी है प्रबंध? तो 102 मानी है। संगीत रत्नाकर में टीका संगीत सुधाकर संस्कृत भाषा में और सेतु नामक टीका गाया है, ब्रज भाषा में भी किया गया है। ठीक है, देखो ये भी लिखा हुआ है, संगीत रत्नाकर में टीका संगीत सुधाकर संस्कृत भाषा में और सेतु नामक टीका गाया है, ब्रज भाषा में भी गाया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। सॉरी, इसका आंसर दिख गया आपको। सौवीरी किस ग्राम की प्रथम मूर्छना है? ए सडस ग्राम, बी मध्यम ग्राम, सी गंधार ग्राम, या डी ग्राम राग।
तो इसका सही आंसर है बी, सौवेरी जो है वो मध्यम ग्राम का है, मध्यम ग्राम की मूर्छना है। आइए इसको थोड़ा विस्तार से करते हैं। सौवेरी मध्यम ग्राम की मूर्छना मानी गई है। मध्यम ग्राम की अन्य मूर्छना सौवेरी, हरिणाश्वा, कलोपनता, शुद्ध मध्या, मार्गी, पौरवी और हृदय का है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, आहोबल ने कितने शुद्ध और विकृत स्वर माने हैं या बताए हैं? शुद्ध 7 7 7 7 8, विकृत 12 19 22 5। तो इसका सही आंसर है सी होगा इसका। इन्होंने 7 शुद्ध माने हैं और 22 विकृत माने हैं। ठीक है, 22 क्या माने हैं इन्होंने? विकृत माने हैं। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। संगीत परिजात 1650 ईस्वी आहोबल द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, ये आहोबल जब आप पढ़ोगे तो ये इसकी जो ईस्वी भी है थोड़ी आगे पीछे दी हुई है, लेकिन इसको आप हमेशा 1650 ही मान के चलो। कहीं कहीं पे अलग सन दे रखा है, पूर्वार्ध लिख रखा है, उत्तरार्ध लिख रखा है, तो उस पर ध्यान मत देना। 650 ईस्वी याद रखो। वीणा के तार पर स्वरों को स्थापित करने की पद्धति का विकास किया है। वीणा के तारों पर स्वरों की स्थापित करने की पद्धति का विकास इन्होंने सर्वप्रथम किया है। पंडित जी ने 7 शुद्ध माने हैं के साथ 15 विकृत स्वर भी माने हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने 56 अलंकारों का वर्णन भी इसी ग्रंथ में मिलता है। इन्होंने 122 रागों का वर्णन किया। इन्होंने कितने रागों का वर्णन किया है? 122 रागों का वर्णन किया है। तो आगे चलते हैं। दो मिनट। देखिए इन्होंने इनका कहीं कहीं पे लिखा हुआ है 1627 भी इनका लिखा हुआ है, 1630 भी लिखा गया है, तो ये मत मानना। और एक चीज जो है मेन चीज वो मैं आपको बता रहा हूं इसमें। उनतीस स्वर माने हैं इन्होंने, लेकिन 7 शुद्ध और 8 कोमल और 14 तीव्र माना है। टोटल 29 माने हैं। तो ये तो सही है आंसर इसका। यहाँ पे तो 29 तो स्वर होते ही हैं, तो लेकिन 7 शुद्ध 8 कोमल माने हैं। हाँ, यहाँ पे ये इन्होंने क्यों लिख दिया है, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है इसमें। पंडित जी ने 7 शुद्ध के साथ 15 विकृत स्वर माने हैं, तो यहाँ पे 22 होना चाहिए था, जिसमें से 8 इन्होंने माने हैं कोमल और 14 मांगे हैं इन्होंने तीव्र। ठीक है, इन दोनों को मिला के हो जाते हैं 22 और 7 शुद्ध, तो प्लस हो जाएंगे तो 29। आगे चलते हैं। ये याद रखना 122 राग इन्होंने माने हैं। क्वेश्चन नंबर 48, अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया है? 8 9 10 12। तो इसका सही आंसर है बी। इन्होंने अभिनव गुप्त ने कितने स्थायी भावों को माना है? तो 9 माना है।
अभिनव गुप्त ने स्थायी भावों की संख्या 9 मानी है। अभिनव गुप्त ने 10वीं शताब्दी में अभिनव भारती नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह भरतकृत नाट्य शास्त्र की टीका है। अभिनव गुप्त ने रस को संबंध में अपने मत को स्थापित तथा प्रमाणित किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित किन रागों में प रे स्वर संगति है? ए गौड़ सारंग, बी छायानट, सी नंद या डी कामोद? तो सही आंसर है इसका कुट दे रखा है यहां पे। सॉरी, मैं आपको कुट दिखाना थोड़ा भूल गया था। तो इसका सही आंसर है बी। छायानट में और कामोद में प रे की संगति की जाती है। लिखा हुआ है प रे स्वर संगीत छायानट और कामोद राग में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, बहुत अच्छा। कामोद कल्याण ठाट का राग है। जाति साड़व, साड़व मतलब की संपूर्ण, वादी प, संवादी रे, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर, न्यास के स्वर सा रे प, संप्रकृतिक राग हमीर है। छायानट कल्याण ठाट का है ये भी। जाति संपूर्ण, वादी प, संवादी रे है, सेम है इसका भी। न्यास परे और सा, गायन समय रात्रि का प्रथम प्रहर, असंप्रकृति राग कामोद है। ठीक है, इसमें सिर्फ इसका संप्रकृति ही राग अलग है, बाकी सब सेम है। क्वेश्चन नंबर 50, हेल्महोल्ट्ज को जाना जाता है ए स्वर संवाद के लिए, बी वैदिक संगीत के लिए, सी राग के लिए या डी ठाट वर्गीकरण के लिए? तो सही आंसर है इसका ए स्वर संवाद के लिए जाना जाता है हेल्महोल्ट्ज को। ये देखिए, ये नवंबर 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है, ये मुझे अभी तक का नेट का जितने भी क्वेश्चन पेपर है सबसे हार्ड क्वेश्चन पेपर है मुझे लगता है। बाकी सब थोड़ा सा वो है, बाकी मुझे सारे क्वेश्चन पेपर में से ये वाला हार्ड है मुझे लगता है। हेल्महोल्ट्ज को स्वर संवाद के लिए जाना जाता है। मध्यकाल में सामान्य रूप शास्त्रकारों ने मेल शब्द का प्रयोग किया। पंडित भातखंडे जी ने ठाट पद्धति को व्यवस्थित किया तथा 32 ठाटों को गणित द्वारा प्रकाशित किया। 32 ठाटों में से 10 ठाट ही मुख्य माने हैं। तो ये 50 क्वेश्चन थे और ये 2017 का नवंबर का क्वेश्चन पेपर है नेट का, और ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर मुझे लगता है यही है। बाकी ठीक ही है, और जो डिफिकल्ट होता है मुझे लगता है वही क्वेश्चन हमें पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कि ऐसा होता है कि कुछ लोग देखते हैं ये तो हमें आता नहीं है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। जो आपको नहीं आ रहा उसे करके आपको मोटिवेट होना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपके सामने वो आ रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम है, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो भी प्राइवेट जॉब आती है, गवर्नमेंट जॉब आती है, उसकी अपडेट, और जो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा या तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबा रखा तो बेल आइकन दबाइए। अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो टेलीग्राम पे मैं ऑलरेडी उसे सेंड कर देता हूँ। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है मेरी तरफ से, जैसे केवी की अभी रिक्वायरमेंट आई है सासाराम से, या सासाराम कहाँ है, बिहार में है आई थिंक, केंद्रीय विद्यालय से,
तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी मेरे से जितना हो पा रहा है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अप्रिशिएट कीजिए। और आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।